हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे कि धातु और अधातु में क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, यानी कि क्या उनके जो भौतिक गुण है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या गुण सेम है। ठीक है। और साथ ही हमने ये भी पढ़ लिया था कि भौतिक गुणों के आधार पर हम जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या नहीं कर सकते, क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते या क्लियरली कैटेगराइज नहीं कर सकते, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि साफ साफ उनको जो है वर्गीकृत नहीं किया जा सकता उनके भौतिक गुणों के आधार पर। क्योंकि बच्चों, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि कुछ भौतिक गुण जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में क्या है, सेम है। जैसे अगर हम बात करें लस्टर का, यानी कि शाइन, चमक की बात करें, तो मेटल्स हमारे लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं। लेकिन बच्चों, साथ ही आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी भी होता है ना। वहीं बात करें कि मेटल्स तो सारे हार्ड होते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनका गुण है। लेकिन हमने कुछ नॉन मेटल्स देखे, जैसे कि कोल है, ठीक है, डायमंड है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हार्ड होते हैं, यानी कि मेटल वाली प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि क्लियरली हम जो है इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते भौतिक गुणों के आधार पर। तो कुछ भौतिक गुणों की बात की थी जो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ी थी। वो क्या है, सबसे पहले लस्टर, यानी कि शाइन, चमक। तो मेटल्स लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते। कुछ नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन है वो लस्टरस होता है, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। वहीं बात करें हार्डनेस की, तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं सारे धातु। कुछ अधातु जैसे कि कोयला है, कोल है, सॉरी, जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारा है तो नॉन मेटल, लेकिन होता क्या है, हार्ड होता है, यानी कि वो मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, हार्डनेस वाली, बाकी तो नहीं करता। ठीक। फिर हमने बात की थी मैलिएबिलिटी की, डक्टाइलिटी की, ठीक है। और फिर हमने बात की थी कंडक्टर ऑफ हीट की। फिर हमने सोनोरिटी की बात की थी। तो इनमें से भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स की नॉन मेटल्स में है और कुछ नॉन मेटल्स की मेटल्स में है। जैसे कि अगर हम बात करें कि नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन सोडियम एक ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है तो मेटल, हार्ड होना चाहिए था लेकिन होता कैसे है, सॉफ्ट होता है। ठीक है। तो ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर ली थी हमने मेटेलिक लस्टर, हार्डनेस के बारे में, मैलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी के बारे में, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सोनोरिटी के बारे में। साथ ही नॉन मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या नहीं है, ठीक है, ये भी हमने अपने लेक्चर में पढ़ लिया था। फिर बात करते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शंस जो जो है वो हमने पढ़ लिए थे। कि जैसे मरकरी है तो मेटल, है ना, है तो मेटल, एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन मर्क्यूरी क्या होते हैं, अच्छा, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ करके सारे मेटल सॉलिड होते हैं। मर्क्यूरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। वहीं हमने गैलियम की बात करी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा लो होता है कि इसको हथेली पर रखते ही ये क्या हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जबकि हम जानते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कि सारे मेटल्स क्या होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक। वही देखो, आयोडीन हमारा एक नॉन मेटल है, लेकिन कितना शाइन है, कितना लस्टरस है, यानी कि ये एक मेटल वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। डायमंड की अगर हम बात करें, है क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। ठीक है, कार्बन से बना है, कार्बन का एलोट्रॉप है। लेकिन क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ये हमारे नेचर में है, सबसे ज्यादा हार्ड ये होता है। ठीक। लेकिन है क्या, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या है, इतना हार्ड है। ठीक। यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के आधार पर तो हम उनको क्लियरली ग्रुप नहीं कर सकते कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमने पढ़ लिए थे। फिर बात की थी हमने कि एलिमेंट को क्लियरली क्लासिफाई किया जा सकता है उनके रासायनिक गुणों के आधार पर। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी कि वाटर के साथ जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व, वाटर के साथ क्या बनाते हैं बच्चों, जो हमारे मेटल्स होते हैं
वो हमारे बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जब इनको पानी के साथ डिसॉल्व किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देख भी लिया था। चलो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जो मेटल्स हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया था। फिर बच्चों हमने बात की थी कि जब मेटल को बर्न किया जाता है तो क्या बनाते हैं। सिंपली हमें पता है मेटल को जब जलाया जाता है मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब उसको बर्न किया जाता है तो मेटल को बर्न कैसे किया जाएगा, किसी किसी क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाएगा, तो क्या बनाते हैं वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। वही रिएक्टिविटी सीरीज की हमने बात कर ली थी। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल बर्न इन एयर, तो क्या होता है जब मेटल एयर में बर्न होता है। थोड़ा बहुत हमने पीछे देख लिया था, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि जो मेटल है जब वो बर्न होगा, बर्न कैसे होगा। ये तो हम क्लास 6th 7th 8th में तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, 9th में भी हम इसको पढ़ते हैं कि मेटल जब बर्न होते तो बर्न किसके साथ होंगे, ऑक्सीजन के साथ बर्न होंगे। कोई भी चीज जब कंबशन किसी का भी होता है, दहन किसी भी पदार्थ का होता है, तो वो किस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलो, यानी कि सिंपल ऑलमोस्ट ऑल मेटल, सारे ही मेटल कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या बनाने के लिए, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कॉपर का, तो कॉपर को हीट किया गया एयर में, तो इसने बनाया कॉपर 2 ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, जो क्या है एक ब्लैक ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो फॉर्मूला हम देख सकते हैं, कॉपर बर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ बनाया कॉपर ऑक्साइड। वैसे ही एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम बर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ, बनाया इसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मेटल के साथ, मेटल जब भी बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा और बनाएगा मेटल ऑक्साइड, किसी भी मेटल की हम बात करें। ठीक है, चलो, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, तो ये आपको नोट कर लेना है और अपने दिमाग में अच्छे से इसको फिट कर लेना है। चलिए, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ साथ पीछे प्रीवियस स्लाइड में हमने एक बार डिस्कस की थी कि हर मेटल की अपनी अपनी क्या होती है, अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो मेटल को अलग अलग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, जैसे कि हमने पीछे भी देख लिया था। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये हमको पता है कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, बेसिक होते हैं ना नेचर में। जबकि जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक, चलो, ये तो है पहला पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कभी फिलिप्स के टर्म्स में आ जाता है। ठीक है, चलो, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। लेकिन कुछ ऑक्साइड हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या बताते हैं, ये शो करते हैं दोनों ही नेचर, एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी, दोनों बिहेवियर को ये शो करते हैं। कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। Such metal oxide which react with both acid and base to produce salt and water are called amphoteric oxide। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म, जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एसिड के साथ भी बेस के साथ भी दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, चलिए, तो जब बच्चों हमने एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर ये टर्म हमने पढ़ा था, है ना, कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो मेटल्स जो है जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हमने देखा था। तो कुछ ऐसे थे जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे थे, उन्हें हम क्या कह रहे थे कि एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक नेचर यानी कि दोनों के साथ रिएक्ट जो करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ बेस एंड एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट, यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो दोनों एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या ये फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर ये फॉर्म करते हैं, सॉल्ट वाटर बनाते हैं। चलिए, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है बेस, दिख रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन करने से देखो सॉल्ट वाटर बना रहा है,
यहाँ पर बेस के साथ भी रिएक्शन करने में सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक उनका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक उन्हें कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोथ एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट वाटर फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये नोट करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये खुद मतलब वैसे नोट्स है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी क्या है, नोट्स ही है। और आप इनको और शॉर्ट फॉर्म में अगर नोट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप पूरा भी नोट करते हो तो आप आसानी से एग्जाम के टाइम पे या जब भी आपको चैप्टर रिविजन करना हो तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स आपको समझ में इजीली आ जाएंगे। चलिए तो ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर वाटर इनसॉल्युबल। अब ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलनशील नहीं होते। बट सम जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये होते हैं सॉल्युबल टू फॉर्म एल्कली, जिससे ये एल्कली बनाते हैं। ठीक है, एल्कलाई बनाते हैं। जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ क्या है, सॉल्युबल होकर के क्या बना रहा है, एक एल्केलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट बात करें K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी क्या एक एल्केलाई ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ था बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये भी तो एक मेटल ऑक्साइड है, ये भी एक मेटल ऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम दोनों क्या है, मेटल है। तो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, यानी कि घुलते नहीं है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, एल्कलाइज बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल मेटल शो डिफरेंट रिएक्ट। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको दूसरे पेन से हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ऑल मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स ऑक्सीजन। सारे मेटल जो है अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ अलग अलग रिएक्टिविटी वो शो करते हैं। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, अब दो मेटल जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। तो ये जो है इतना विगोरसली क्या करते हैं, इतना फटाफट से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये फटाफट क्या हो जाते हैं बच्चों, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, हेंस दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैन कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। तो अगर खुले में रखा जाता है तो ये सीधा क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक, चलो इतने पॉइंट समझ में आ गए कि ज्यादातर जो हमारे मेटल ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ जो है वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं जो बनाते हैं एल्कलाई, जिसके में हमने यहाँ पर देखा। और मेटल्स जो है सारे मेटल्स ऑक्सीजन की तरफ अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये भी आपको नोट कर लेने हैं बच्चों। चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो ये मेटल्स के सरफेसेस हैं इनको जो है एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, कवर विद अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर। इट प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये क्यों किया जाता है, ये जो मेटल्स हैं इनकी जो लेयर है बाहर से क्यों किया जाता है, इनमें प्रोटेक्टिव थिन लेयर क्यों लगाई जाती है ऑक्साइड की, क्योंकि ये क्या करता है, मेटल को फर्दर आगे ऑक्सीडेशन से बचाता है। ठीक है बच्चों,
चलो आगे ऑक्सीडेशन से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिल्म बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द एयर। अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो भी अलग पेन से हम हाईलाइट कर लेते हैं कि आयरन है जो हमारा लोहा है डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, वो जलाने पर यानी कि जब हम उसको हीट करते हैं तो नहीं जलता, बट आयरन फिलिंग वर्क बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द एयर। लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती हैं यानी कि लोहे के जो छोटा छोटा क्या होता है बुरादा जिसे हम कह सकते हैं, बुरादा टाइप का होता है, आयरन फिलिंग्स हम कहते हैं छोटे छोटे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको जब फ्लेम के ऊपर जलाया जाता है तो ये विगोरसली फटाफट से क्या होने लग जाती है, बर्न होने लग जाती है। जबकि आपने आयरन मेटल देखा होगा तो आयरन मेटल जो उसको हम फ्लेम के ऊपर लेके जाते हैं तो क्या वो जलता है, वो नहीं जलता। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। देखो कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी नहीं जलता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, तो हॉट मेटल को कवर किया जाता है ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड के साथ। ठीक, नेक्स्ट है सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर भी जो हम देख पा रहे हैं सिल्वर है या गोल्ड है, ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े, जैसे कि जो हमारा ऑर्डिनरी टेम्परेचर है उस पर जो मेटल की सरफेस है उनको कवर किया जाता है थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड से। क्यों, उनको आगे फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, जिनसे क्या होता है देखो आगे मेटल्स का ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है तो क्या होता है, कोरोजन होता है, मेटल्स क्या होते हैं, कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इससे भी वो उन्हें रोकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आयरन फिलिंग जब बर्न होती है तो वो विगोरसली बर्न होती है, जबकि आयरन को हम बर्न नहीं कर सकते। कुछ यही पॉइंट थे, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड को क्या किया जाता है, वो हाई टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो ये आपको नोट कर लेने हैं बच्चों। चलिए अगला है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्या होता है, अभी तक तो हमने पढ़ा कि मेटल किसके साथ रिएक्ट अभी तक करता है, जब ये क्या होता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, when metal burn in air, when metal burn in air। चलो नेक्स्ट है, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। चलो पहला पॉइंट है, सम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो कुछ मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, और साथ ही हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। अब कैसे, देखो मेटल किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वहीं फिर से ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये वाला जो मेटल ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो दो चीजें हमें यहाँ पर मिल रही हैं कि मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है मेटल ऑक्साइड, वही मेटल ऑक्साइड क्या करता है, वापस से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलो metals like potassium and sodium react violently with cold water। तो जो हमारा पोटेशियम है और सोडियम है ये रिएक्ट करते हैं वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक, सो दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन कैचेस फायर। तो हाइड्रोजन जो यहाँ से इवॉल्व हुई वो फायर कैच कर सके। जैसे कि देखो पोटेशियम और सोडियम दोनों वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, निकल रही है H2 गैस और निकल रही है हीट एनर्जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशंस में। ठीक है, और मेटल के साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो और क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।